हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी लाइट, ठीक है, लाइट कौन सी लाइट, सनलाइट या कोई और भी लाइट सोर्स हो सकता है, बल्ब एक लाइट का सोर्स है, कैंडल हो गया, या कोई भी लाइट के सोर्स से लाइट जो है वो आ रही है। देखिए अब सन से या कहीं भी सोर्स से जो लाइट आती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए आती है। अगर मान लो ये आसमान है और यहाँ पे सूरज है, सूरज से यहाँ पे लाइट आ रही है तो सीधे आएगी, जमीन पे जब आती है सन से लाइट सीधे आती है। लेकिन ये डेफिनेशन क्या कह रही है, अगर मीडियम चेंज होगा, लाइट जिस मीडियम में आ रही है तो वो बेंड हो जाएगी, वो लाइट सीधे ट्रेवल नहीं करेगी। उस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक सिचुएशन मैंने बनाई है। ये है वाटर, ठीक है, ये जो है वाटर है और इसके ऊपर क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जमीन है, इसके ऊपर एयर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो मीडियम है। एक मीडियम है एयर, एयर में क्या है, जो एयर में गैसेस है वो है, और वाटर जो है वो अलग मीडियम है। तो वाटर लिक्विड है, एयर गैस से बना हुआ है। अब देखिए दोनों जो है मीडियम अलग है। अब आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि हर एक मीडियम की एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर। किससे ज्यादा है, एयर। एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इसकी जो डेंसिटी है वो लेस है, ठीक है। एयर की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये दोनों अलग अलग मीडियम है और दोनों मीडियम को डिवाइड करने वाली एक सीधी लाइन है, ठीक है। जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो डेंसिटी मोर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे वाटर है डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है। तो एयर है रेयरर मीडियम, यानी जिसकी डेंसिटी कम है, वाटर है डेंसर मीडियम। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक लाइट है, सन से आती हुई लाइट है, ये सीधी जो लाइट आ रही है और पानी के अंदर जा रही है। जो आने वाली लाइट है इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो सन से लाइट आ रही है और पानी में जा रही है, इस आने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और सन से जो भी लाइट आती है वो सीधे स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधी लाइन के फॉर्म में आती है। तो अगर ये पानी का मीडियम नहीं होता, वाटर यहाँ नहीं होता, ये लाइट सीधे आती और सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे वाटर के अंदर जो है वो मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब है ये जो सीधी आ रही सनलाइट है अब सीधे नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। अब बेंड किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये डिपेंड करता है कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में। इस केस में क्या है, लाइट हवा से पानी में आ रही है, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लाइट नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। अब नॉर्मल लाइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जहां पे लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, इसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे एक सीधा लाइन बनाएंगे, किसके परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, जमीन के 90 डिग्री एक सीधा एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो देखिए ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो ये वाली लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और ये नॉर्मल लाइन और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे आई। आई का यहाँ मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी ये लाइट एयर से वाटर में आएगी तो ये लाइट जो सीधे आनी थी वो नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, ये जो लाइट है इधर से ना जाके, इसको अभी हटा देते हैं, ये जाएगी इधर से, थोड़ा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट जो सीधे आ रही थी अब ये यहां नहीं जाएगी, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये वाली लाइट को हटा देते हैं यहां से,
ये लाइट रे अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके नॉर्मल की से चिपकते हुए जा रही है। तो ये वाली जो लाइट है जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो आने वाली लाइट इंसिडेंट रे और बेंड होके जाने वाली लाइट रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा, ये नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, इस एंगल को हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी लाइट रियरर मीडियम से डेंसर में आएगा, जैसे एयर से वाटर में गया, ठीक है, तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगा, बेंड हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे एंगल आर देखो छोटा हो जाएगा। एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है। ठीक है, तो ये एक केस हुआ। अब अगर दूसरा केस हो जाए, मतलब लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जाए, तब क्या होगा, यानी पानी से लाइट जाएगी अब एयर में। अब ये देखिए हम दूसरा केस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक लाइट पानी से होते हुए जा रही है और यहाँ हवा में बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे लाइट पानी से एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में जा रही है। अब पानी से लाइट कैसे जा सकती है, देखिए मान लेते हैं कि पानी के अंदर कोई बल्ब रखा हो, कोई लाइट का सोर्स रखा हो, रख सकते हैं ना हम। तो पानी के अंदर मान लो कोई बल्ब है, वहां से लाइट निकलते हुए पानी के बाहर जा रही है। अब लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करती है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधे निकल जाती, लेकिन जैसे ही लाइट पानी से बाहर निकलेगी वो बेंड हो जाएगी। और जब लाइट पानी से बाहर निकलेगी यानी डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो ये इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वाली रे से दूर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहां मीडियम चेंज हो रहा है एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। तो अब देखिए ये सीधी लाइन है, ये है हमारी नॉर्मल रे, ये वाली लाइन नॉर्मल है, और जो पानी से बाहर जा रही है ये वाली लाइन इस बार कहलाएगी इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये वाला जो एंगल बन रहा है पानी के अंदर, ये कहलाएगा एंगल आई। इस बार एंगल आई पानी के अंदर बनेगा, पहले केस में पानी के बाहर था एंगल आई और रिफ्रैक्शन वाला पानी के अंदर था, इस बार उल्टा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट पानी के अंदर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा पानी के बाहर। अब देखिए ये जो लाइन सीधे जा रही है, अगर पानी का मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधे ही चली जाती, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, तो अब ये लाइट बेंड हो जाएगी। किधर बेंड होगी, नॉर्मल से ये और दूर जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में बेंड होगी लाइट, ऐसे। तो ये लाइट जो सीधे जाने वाली थी अब सीधे नहीं जाएगी, इसको मिटा देते हैं। अब ये लाइट बेंड हो गई, और कैसे बेंड हुई, नॉर्मल से दूर हो गई है, तो ये वाली लाइट जो है ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का, ये होगा हमारा एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में देखिए क्या है, एंगल आई छोटा है और आर जो है बड़ा है, क्योंकि वो दूर हो गया रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे क्या था, आर छोटा था आई बड़ा था, यहाँ पे एंगल आई छोटा है और ये वाला एंगल आर बड़ा है। तो जब भी डेंसर से रियरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल और एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए होता है, ठीक है। किस मीडियम के लिए होता है, उस मीडियम के लिए जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। जैसे लाइट एयर में ट्रेवल कर सकती है तो एयर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट पानी के अंदर जा सकती है तो पानी का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर भी जा सकती है ना, ग्लास स्लैब में जा सकती है, प्रिज्म में जा सकती है, तो उस ग्लास स्लैब का या प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यानी ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, एक पर्सन है, ये प्लेन ग्राउंड में दौड़ रहा है, चल रहा है। अब ग्राउंड के आसपास क्या है, एयर है, तो ये एयर के मीडियम में चल रहा है, दौड़ रहा है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी,
इससे बोला आप अपने कंफर्टेबल स्पीड में दौड़ो, तो एक स्पीड से मान लो ये दौड़ रहा है, मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, या सपोज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। सपोज अभी इसकी दौड़ने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये ग्राउंड में दौड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन सामने एक गड्ढा आया, गड्ढे में पानी भरा, एक तालाब है। अब ये तालाब के अंदर उतर गया और तालाब में क्या है, पानी है। अब हम उससे बोले कि जैसे आप ग्राउंड में जब एयर था, नॉर्मल स्पीड में आप दौड़ रहे थे, वैसे नॉर्मल स्पीड से आप दौड़ के बताओ, उतनी ही ताकत लगा के जितना कि ग्राउंड में आप ताकत लगा रहे थे, उतनी ही ताकत से जब आप पानी के अंदर दौड़ोगे तो क्या होगा, पानी के अंदर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, हो सकता है पानी के अंदर अब इसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं ऐसी एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं आपकी स्पीड कम हो जाती है, उतनी स्पीड मेंटेन करने के लिए अब आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उतनी ही ताकत से आप दौड़ोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आया? तो ये हमारे साथ होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कभी आप पानी के अंदर गए होंगे, तालाब में गए होंगे या स्विमिंग पूल में गए होंगे, और तालाब के अंदर आप चल के देखिए कितना ताकत लगता है ना, स्पीड कम हो जाती है। तो यही सेम चीज लाइट के साथ भी होता है। ठीक है, एयर में जब लाइट चल रही है तो फ्रीली चलती है, बहुत स्मूथली, और सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की एयर में। एयर या फिर वैक्यूम, देखो अर्थ के बाहर क्या है, कोई एयर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। जो स्पेस में खाली है, कुछ भी नहीं है, तो उसे वैक्यूम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सबसे ज्यादा होती है, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम। ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की यही होती है, और दुनिया में किसी की भी स्पीड इससे ज्यादा नहीं होती है, और यही लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, लेकिन लाइट जैसे पानी में आएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। किससे? इससे कम हो जाएगी, क्योंकि ये पानी डेंसर मीडियम है, और यही लाइट का स्पीड का जो रेशियो होता है वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम पानी की बात करें तो जैसे ही लाइट पानी में आती है तो उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पहले 3 था, 3 से 2.25 हो गया, बाकी 10⁸ तो सेम है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम था। अब आपसे पूछे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पानी का, तो ये देखिए ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। देखिए ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका सिंबल ये होता है, आप क्या करेंगे, यू बनाएंगे, कैपिटल यू बनाना है, और ये यू के इधर एक डंडा खींच देना है। यू बना के यू के आगे एक डंडा खींच देंगे। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं म्यू, MU म्यू। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये होता है 3 10⁸, ये फिक्स है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम को हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जैसे मैंने आपसे पूछा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁸। ठीक है, डिवाइडेड बाय v की जगह लिखेंगे वाटर में जो स्पीड होती है 2.25 10⁸, ऐसा होगा। तो यहाँ पर 10⁸ कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए 3 डिवाइड में 2.25 बचेगा। अब ये डेसिमल अगर हम हटाएंगे 0.25, तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 अपॉन 225। अब ये कट जाएगा, 25 12 जा 25 9 जा 12 अपॉन 9 बचा, और यहाँ लिख लेते हैं जगह कम है, तो ये 12 अपॉन 9 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है फ्रैक्शन में 4/3, और
अगर इसको डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.33 रिपीट होता रहेगा। इस तरीके से राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.34 लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डेसिमल में 1.34 होगा और फ्रैक्शन में 4/3 होता है। ऐसे ही ये वाटर का था, ऐसे ही दूसरे मीडियम का निकाल सकते हैं हम, ग्लास का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी निकालना नहीं, आपको ये 3 का याद रखना है। ठीक है, अभी चलो इसको थोड़ा सा रब करते हैं जगह बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है, एयर एक मीडियम है, वैक्यूम को भी एक मीडियम मानेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 और 1.34 अभी हमने कैलकुलेट किया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2 और 1.5। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 से ज्यादा नहीं होता है। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मान लो 2.8 या लिखा है 3, तो मतलब वो गलत है। किसी भी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 या 1 से कम होगा। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 2.42। ठीक है, 2.42 से कम या उसके बराबर होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 1 या 1 से बड़ा या 2.42 से छोटा या उसके बराबर, यानी 1 और 2.42 के बीच में ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का।